आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 10 प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन का अगला पार्ट देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग आज गोलीय दर्पण के बारे में जानेंगे और गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो इसको अच्छे से समझने के लिए अंत तक बने रहिए, और अगर हमारे चैनल पे आप शुरू हैं या स्टार्टिंग में हैं तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का मतलब हो गया कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो। गोलीय मतलब कि जिसका परावर्तक पृष्ठ दोनों तरफ से उठा हुआ रहेगा। दोनों तरफ से मतलब दोनों पृष्ठ से इस तरह से उठा हुआ रहेगा, इधर से भी उठा हुआ रहेगा और इस पार्ट से भी उठा हुआ रहेगा, मतलब दोनों तरफ से उठा हुआ रहेगा। तो गोलीय दर्पण का मतलब हो गया कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, मतलब उभरा हुआ हो, उठा हुआ हो, उसको हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि उत्तल दर्पण किसको बोलेंगे। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित यानी कि उठा हो, बाहर की ओर उठा हो, तो हम लोग उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। जैसे अगर चम्मच अगर देखे होंगे तो चम्मच जिधर से हम लोग खाते हैं वो डाउन वाला होता है, ठीक है, गड्ढा होता है। तो गड्ढा वाला नहीं, उसका उल्टा साइड, चम्मच का जो उल्टा साइड होता है चम्मच का, तो चम्मच का जो उल्टा साइड वाला जो होता है वो आकार जो समझो कि उत्तल दर्पण का होता है। हम लोग जानते हैं कि चम्मच में भी अपना चेहरा देख सकते हैं ना, बड़ा बढ़िया चम्मच है, थोड़ा सा एकदम स्टील का एकदम, तो उसमें हम लोग क्या करता है, चेहरा दिखता है। तो या तो चेहरा छोटा दिखता है या तो चेहरा बड़ा दिखता है। तो जब हम लोग पीछे साइड देखते हैं ना, तो हम लोग को जो पीछे साइड वाला जो चम्मच का हिस्सा होता है वो हम लोग का उत्तल दर्पण का हिस्सा होता है। तो यहाँ वही बोला जा रहा है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित यानी कि उठा है और है, उसको हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं या कहलाता है। अगला है अवतल दर्पण। कि अवतल दर्पण तो वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले की केंद्र की ओर वक्रित हो, यानी कि धंसा हुआ हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहेंगे। ठीक है, अवतल दर्पण जो रहेगा वो अंदर की तरफ धंसा हुआ रहेगा। तो ये हम लोग फोटो में समझ सकते हैं कि गोलीय दर्पण के दो प्रकार, एक उत्तल दर्पण होता है और एक अवतल दर्पण होता है। ये जो पीछे तरफ जो रंगा हुआ है ये कलर है, शेडेड है। हम लोग इधर से देखते हैं, हम लोग इस हिस्सा को देखते हैं, ये इस हिस्सा को, इधर वाला हिस्सा को, ठीक है। जब हम लोग चेहरा देखेंगे ना तो ये साइड वाला हिस्सा में देखेंगे, तो देखो ये उठा हुआ हिस्सा है ना, तो उठा हुआ हिस्सा है मतलब उत्तल दर्पण। ऊ से याद रखना है, ऊ से होता है उत्तल भी और ऊ से होता है उठल भी। उठल मतलब उठल, इधर जब ऊपर की तरफ क्या उठल रहेगा तो वो उत्तल दर्पण हो गया। और अवतल दर्पण में क्या होता है, देखो हम लोग इधर देखेंगे अपना चेहरा, इस साइड, इधर तो कलर क्या रहेगा, पेंट कलर रहेगा, तभी दिखेगा। शीशा में अगर एक साइड अगर पेंट नहीं कलर रहेगा ना तो फिर आर पार दिखने लगेगा। शीशा को दर्पण बनने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोग को, उसके एक साइड पीछे तरफ क्या करना पड़ता है, कलर करना पड़ता है, सिल्वर करना पड़ता है। तो जो अंदर वाला हिस्सा होता है समझो, उसमें हम लोग अपना चेहरा देखेंगे। तो अंदर वाला हिस्सा यानी कि अवतल दर्पण का, और उठा हुआ हिस्सा यानी कि उत्तल दर्पण का। समझ गए। और अगर ना उठल है और ना ही घुसल है ना दबल है तो समझ लो वो क्या है, समतल दर्पण, प्लेन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो अगला वही है समतल दर्पण, है ना, कि समतल दर्पण किसको बोलते हैं। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो यानी कि प्लेन हो, उसको हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। यानी कि इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन मिरर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, हाँ मिरर। और अगर उत्तल दर्पण की बात करेंगे ना तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। हाँ, इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर, और इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, दर्पण यानी कि मिरर, और मिरर को हम लोग
दो भाग में देखें यहाँ पे गोलीय दर्पण को, और इसको बोलते हैं जो गोलीय दर्पण को ना इंग्लिश में बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो हम लोग देख लिए स्फेरिकल मिरर का दो पार्ट है, दो टाइप्स होता है, एक आपका उत्तल दर्पण और एक आपका अवतल दर्पण। तो दो हो गया। उसके बाद हम लोग ये देखें कि समतल दर्पण क्या है। तो जिसका परावर्तक सतह क्या होता है? समतल होता है। जिसका परावर्तक सतह समतल, वो समतल दर्पण कहलाता है। अब आता है लेंस। ठीक है, कि लेंस किसको बोलते हैं? जैसे लेंस, जैसे हम लोग चश्मा पहनते हैं ना, ग्लास पहनते हैं, तो लेंस होता है। जिसका आँख वो ख़राब हो जाता है तो लोग लेंस का इस्तेमाल करता है। तो लेंस में होता क्या कहता है, जब दो दर्पण आपस में मिलते हैं तो एक लेंस का निर्माण होता है ना। ऐसा कह सकते हैं कि दो दर्पण के जैसा ही जब आपस में मिला हुआ रहता है तो वो लेंस होता है। और लेंस भी दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। ठीक है, एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। लेंस जो होता है, याद रखना, वो पारदर्शी होता है। ठीक है, आर पार दिखता है लेंस में, और मिरर में क्या होता है कि आर पार नहीं दिखता है। ठीक है, अगर हम दो शीशा ले लें, एक उत्तल दर्पण का जैसा और एक अवतल दर्पण का जैसा, इसलिए वहाँ डेफिनेशन लिखा कि जब दो दर्पण, यानी समझो दो शीशा हम लोग यहाँ बात करेंगे कि उत्तल दर्पण के जैसा शीशा और अवतल दर्पण के जैसा शीशा, दो शीशा को अगर आपस में लेंगे ना, उससे हम लोग का लेंस बनता है। अब लेंस दो प्रकार का हम लोग यहाँ जानेंगे। ऐसे तो लेंस बहुत प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हम लोग फिलहाल अभी यहाँ हम लोग दो प्रकार के लेंस के बारे में जानेंगे, एक उत्तल लेंस के बारे में और एक अवतल लेंस के बारे में। ठीक है, तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस किसको बोलेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग। हाँ, विशेष कि वैसा लेंस जिसका तल दोनों ओर से उठा हुआ हो, यानी कि वक्रित हो, तो इस प्रकार के लेंस को हम लोग क्या करेंगे, उत्तल लेंस कहेंगे। जैसे हम बोलेंगे दो गो चम्मच है, दो चम्मच को आपस में मिला देंगे गड्ढा गड्ढा हिस्सा वाला को, तो चम्मच ऐसा दिखेगा। दो गड्ढा वाला के मिला देंगे ऐसे दिखेगा। तो इस तरह का जो लेंस होता है उसको बोलते हैं उत्तल लेंस। और वैसा लेंस जिसका दोनों ओर की सतह केंद्र की ओर वक्रित हो, तो इस प्रकार के लेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, अवतल लेंस। इसमें क्या हुआ, दो चम्मच को ना उल्टा रखो, एक चम्मच का दूसरे चम्मच से उल्टा रखेगा ना, तो ऑटोमेटिक इसी तरह का आकार बनेगा। दो गो डूबी ले लेंगे, दो डूबी के पेंदी से हटाएंगे तो ऐसे नहीं दिखेगा ये वाला। और दो गो डूबी को दिया, दो प्लेट को अगर आपस में मिलाएंगे तो ऐसा दिखेगा ना। दो प्लेट को आपस में ऐसा मिलेगा गड्ढा गड्ढा हिस्सा वाला में, तो ऐसा दिखेगा। और केंद्र को बाहर करके मिलाएंगे तो ऐसा दिखेगा। तो हम लोग का ये कला क्या, उत्तल लेंस, और ये कहलाएगा अवतल लेंस। क्लियर है? हाथ जोड़ देना है तो उत्तल लेंस बन जाएगा। ठीक है, हाथ को उल्टा कर देगा तो अवतल लेंस बन जाएगा। समझ रहे हो बात को? याद रखना तरीका बता रहे हैं। हाथ जोड़ देना है उत्तल लेंस, हाथ उल्टा कर देना है अवतल लेंस। दोनों हाथ को आपस में मिलाएगा तो क्या बन जाएगा, उत्तल लेंस। ठीक है, चलो अब हम लोग जानने वाले हैं कि गोलीय दर्पण में कुछ अभी हम लोग पॉइंट जानेंगे कि गोलीय दर्पण में क्या क्या चीज़, क्या क्या पार्ट्स इसका है, उसके बारे में अच्छे से जानेंगे। तो गोलीय दर्पण के कुछ जो प्रमुख पद हैं उसकी परिभाषा है। जिससे सबसे पहले आता है ध्रुव। ध्रुव यानी कि जिसको बोलते हैं इंग्लिश में पोल। कि दर्पण में यानी कि लेंस में भी, जैसे हम लोग दर्पण की बात कर रहे हैं अभी, गोलीय दर्पण, तो दर्पण में भी क्या पाया जाता है, ध्रुव पाया जाता है। तो किसको बोलेंगे गोलीय दर्पण का ध्रुव? कहता है गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ही गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं। देखो, दर्पण का जो बीच का पॉइंट होगा, दर्पण का जो बीच का पॉइंट होगा वही उसका क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। और इसे हम लोग सदैव पी अक्षर द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, तो ध्रुव हम आपको बता देते हैं, छोटा सा एक एग्जाम्पल लेके ऐसे कि मान लो कि ये हमारा उत्तल दर्पण है। क्या है, उत्तल दर्पण। ये होगा ऐसा ऐसा, उत्तल दर्पण हो गया ऐसा ऐसा ऐसा। तो दर्पण का ये पूरा दर्पण हिला हुआ ना, इसका ये बीच का जो पॉइंट होगा ना, बीच का पॉइंट, उसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव। और वक्रता केंद्र किसको बोलते हैं, तब इसको समझते हैं। ये आसानी से समझ में आ जाएगा वक्रता केंद्र। जैसे ये उत्तल दर्पण का है, पूरा ऐसे डॉट डॉट करके बना दिए हैं, लेकिन ये इस आधा हिस्सा को देखोगे तो ये क्या है, उत्तल दर्पण है ना। यस सर। तो अगर इस उत्तल दर्पण को अगर हम पूरा गोल कर दें, ऐसा इमेजिनेशन करके पूरा गोल कर दें, और उसका बीच का जो पॉइंट होगा
उसको हम लोग बोलेंगे वक्रता केंद्र। जैसे ये समझो, ये वाला दर्पण आपका दिख रहा अवतल दर्पण ना, इसको देखो हम इमेजिनेशन करके क्या कर दिए हैं, पूरा गोल कर दिए हैं, ऐसे पूरा गोल कर दिए हैं। तो अगर पूरा गोल कर दिए हैं तो ये जो दर्पण बन गया क्या बन गया, अवतल दर्पण। और ये जो दर्पण आपका बन गया ये क्या बन गया, उत्तल दर्पण। तो इसका जो केंद्र बनेगा वही कहलाएगा वक्रता केंद्र। यहाँ वही बात लिखा हुआ है, ठीक है, कि वक्रता केंद्र को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जो होता है एक गोले का भाग है, ठीक है, साफ साफ बोल रहा है, एक भाग मान लिया गया है किसको, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को। और इस गोले का जो केंद्र है गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे सदैव सी अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। वक्रता केंद्र दर्पण का भाग नहीं है, आपको साफ समझना है। यहाँ बोला था गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है, गोला का हिस्सा होता है, और इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे सी अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। वक्रता केंद्र दर्पण का भाग नहीं है, इस बात को समझना है। ध्रुव जो है वो दर्पण का भाग है, लेकिन केंद्र जो है दर्पण का भाग नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये हिस्सा तो दर्पण में नहीं न रहेगा, केवल ये हिस्सा न रहेगा। हम लोग तो इसको गोल मान के और अपने से पॉइंट मान लिए, बीच का पॉइंट, उसको कह दिया वक्रता केंद्र, लेकिन ये तो हिस्सा नहीं न रहता है दर्पण में। तो वक्रता केंद्र दर्पण का भाग नहीं है, यह परावर्तक पृष्ठ के बाहर स्थित होता है। देख लो, सही बात है, बाहर स्थित है भाई ये। उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के पीछे, जबकि अवतल दर्पण में आगे स्थित होता है। साफ साफ बोल रहा है भाई कि अगर उत्तल दर्पण होगा तो पीछे मिलेगा और अवतल दर्पण होगा तो आगे मिलेगा। कौन, वक्रता केंद्र। अब यही बात को समझना है कि वक्रता अगर आप केंद्र समझ गए तो केंद्र से लेकर किसी भी सतह तक अगर आप किधर भी चल जाते हैं तो हम लोग जानते हैं वृत्त में कि उसको त्रिज्या कहते हैं। यस सर। बस यहाँ इसका नाम हो जाएगा वक्रता त्रिज्या, क्योंकि यहाँ वक्र ना है, वक्र का मतलब होता है मुड़ा होना। तो हम लोग अभी जान रहे हैं वक्र में पढ़ रहे हैं, यानी दर्पण में पढ़ रहे हैं, इसीलिए केंद्र था तो नाम हो गया था वक्रता केंद्र। अब त्रिज्या पढ़ेंगे तो नाम हो जाएगा वक्रता त्रिज्या। समझ में आ रहे सबको? चलो अगला हम लोग पढ़ेंगे वक्रता त्रिज्या। तो साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि वक्रता त्रिज्या किसको कहेंगे। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है जिसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। सीधे लिख दिया गया है कि गोलीय दर्पण का जो त्रिज्या होगा वही उसका वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। जैसे ये वाला हिस्सा, यानी अगर ये मेरा P मतलब हो गया पोल और C का मतलब हो गया वक्रता केंद्र, तो पोल और वक्रता केंद्र के बीच का जो दूरी होगा वही मेरा कहलाएगा क्या, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से R भी लिख सकते हो, है ना, R ऐसा, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, और इसको PC भी कह सकते हैं ना, इसलिए से लिखल इसे PC की दूरी के रूप में यहाँ को दर्शा सकते हैं। P का मतलब हो गया पोल यानी कि ध्रुव, और C यानी कि वक्रता केंद्र यानी कि C, और केंद्र और ध्रुव के बीच का दूरी को हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या। हम लोग अपने भी बोल सकते हैं इसको ऐसे कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक है यहाँ तक? यस सर। आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के द्वारक, कि दर्पण का द्वारक का क्या अर्थ होता है, किसको बोलते हैं दर्पण का द्वारक। ठीक है, तो कहता है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की सीमा रेखा के व्यास को ही हम लोग दर्पण का द्वारक कहते हैं। मतलब देखो ये बताया, ये मान लो दर्पण मेरा था, ये बताओ तो किस तरह का दर्पण है ये मेरा, हाँ ये आपका उत्तल दर्पण है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि उत्तल दर्पण इतना बड़ा था, तो इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी होगा ना, समझो जो व्यास होगा, है ना, जो सीमा रेखा का जो व्यास होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, दर्पण का द्वारक या दर्पण द्वारक। ठीक है, दर्पण का द्वारक बोलो या दर्पण द्वारक बोलो, बात लिखिए। अगला हम लोग जानेंगे मुख्य फोकस, कि आखिर मुख्य फोकस का क्या अर्थ निकलता है। ठीक है, मुख्य फोकस, इसको हम लोग इंग्लिश में फोकस ही बोलते हैं ना, हाँ मुख्य फोकस को भी फोकस बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, फोकस ऐसे FOCUS फोकस।
फोकस क्या होता है उसको समझेंगे। थोड़ा सा आप इसको ऐसा इमेजिनेशन कर लो कि अच्छा पहले बताते कौन सा दर्पण है। अवतल दर्पण। यस, पीछे तब रंगा हुआ है ना, गड्ढा तरफ से देख रहे हैं तो गड्ढा तरफ से देख रहे थे, अवतल दर्पण हो गया। ठीक, बहुत बढ़िया है। तो ऐसे समझ लो ना कि अगर मुड़ा हुआ है तो जब यहाँ से हम ऐसा लाइट मारेंगे तो लाइट वहाँ जाके टकरा के फिर ऐसे झुक जाएगा ना। फिर हम यहाँ से अगर लाइट मारेंगे तो यहाँ से टकरा के यहाँ से मुड़ जाएगा ना। हम यहाँ से लाइट मारेंगे तो ऐसे टकरा के फिर ऐसे मुड़ जाएगा ना। यस सर। और फिर यहाँ से लाइट मारेंगे तो ऐसे जाएगा टकरा के यहाँ मुड़ जाएगा। तो जितने भी लाइट्स होंगे ना सब कहीं ना कहीं एक जगह पे आपस में कटेगा, और जिस पॉइंट पर सभी लाइन आपस में मिलेंगे ना उसी पॉइंट का नाम होता है मुख्य फोकस। और जो मुख्य फोकस होता है ना, देखो मुख्य अक्सिस होता है, अक्ष होता है जो किसी पोल से होकर गया रहता है, देखो पोल से होकर गया रहता है और इसी लाइन में बनता है। यानी कि मुख्य फोकस मुख्य अक्ष पर ही बनता है। जिसको हम लोग इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य फोकस कहाँ बनता है? तो प्रिंसिपल एक्सिस पे बनता है। ठीक है, हम लोग इसको अच्छे से और समझने के लिए क्या कर सकते हैं ना, अगर लेज़र लाइट अगर मिल गया इस पर ऐसे कि यहाँ से लेज़र लाइट छोड़ेंगे, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो ऑटोमेटिक सभी लेज़र लाइट किसी एक जगह पे लगेगा कि इंटरसेक्ट कर रहा है, और जिस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है वही तुम्हारा क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस। तो यहाँ वही लिखल है, अवतल दर्पण के ही बारे में बात करने जा रहे हैं हम लोग, है ना, कि अवतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात, परावर्तन मतलब टकराने के बाद, सभी परावर्तित किरणें, टकराई हुई किरणें, टकरा के वापस लौटती किरणें जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगे, जिस बिंदु पर मिलेंगे या लगेगा कि मिल रहा है, वह बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। वह बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। मुख्य फोकस मुख्य अक्ष में ही बनता है। देखो लिखा है ना मुख्य अक्ष, और यही लाइन जो इस बीच के जो लाइन जाता है ना, यही लाइन को हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। हाँ, अभी बताएंगे, आएगा अभी कहीं ना कहीं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। अगला जो बना हुआ है वो, जिसे हम लोग अवतल दर्पण में देखें तो उत्तल दर्पण में यही होगा कि उत्तल दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है वह बिंदु उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। बस ध्यान देना है कि अवतल दर्पण में मुख्य फोकस आगे होता है, ठीक है, मतलब पोल के आगे होता है, और जब हम लोग बात करेंगे उत्तल दर्पण का पीछे, तो समझ लेना है कि पीछे होता है, दर्पण के पीछे होता है। देख लो दर्पण ऐसे था, रंगा हुआ पीछे तरफ, उठल हिस्सा में लाइट पड़ रहा है तो टकरा कैसे जाता होगा ना, क्योंकि तो रंगा हुआ पार्ट है तो लाइट तो आगे अंदर जाता नहीं होगा। लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर लाइट यहाँ से ऐसे जा रहा है टकरा के ऐसे जाता होगा पक्का भाई। अगर ऐसे लाइट जा रहा है तो टकरा के इधर से आता होगा, ऐसे लाइट जा रहा है तो टकरा के ऐसे जाता होगा, क्योंकि दर्पण है, लाइट तो पार होगा नहीं। तो इसको बस इमेजिनेशन कर लिया गया है कि अगर मान लो यहाँ से ऐसे जा रहा था और टकरा के ऐसे जा रहा था ना, उसी लाइन के अगर सीधे में इधर जाता तो सभी लाइन पक्का कहीं ना कहीं एक जगह मिलता, और जिस जगह पे मिलता वही उसका क्या कहलाता? मुख्य फोकस। तो ये सब होता ही क्या है, इमेजिनेशन वाला चीज़ होता है ना, ऐसा मान लिया जाता है। अभी हम मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष के बारे में बात कर रहे थे। देखो फिर वही बात आया ना, अभी ये बता रहे थे मुख्य अक्ष कहते हैं किसको है। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता त्रिज्या C, ये हो गया आपका दर्पण का मध्य बिंदु, P मतलब पोल ध्रुव, और ये हो गया आपका वक्रता केंद्र यानी कि C। तो इसी से होकर जाने वाली जो लाइन होगा, रेखा होगा, गोलीय दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता त्रिज्या C से गुजरने वाली सीधी रेखा को गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। समझ में आ रही बात? चलिए ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। अगला है फोकस दूरी। अब सीधी सी बात है, जहाँ मुख्य फोकस बन रहा था ना, तो मुख्य फोकस से लेकर देखो लिखा हुआ है फोकस दूरी, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं या कहलाती है। इसे छोटा f से रिप्रेजेंट करते हैं, f है ये।
अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है। नोट में लिखा हुआ है, तो इसको बाद जानेंगे, पहले इसको समझते हैं फोकस दूरी किसको बोला गया अभी डेफिनेशन के आधार पे। तो यहाँ से समझ में आ जाएगा, जैसे ये हो गया आपका मुख्य फोकस हो गया और ये हो गया आपका पोल ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ का जो दूरी होगा ना, यहाँ से लेकर यहाँ का दूरी, ये दूरी, यही दूरी हम लोग का कहलाएगा फोकस दूरी, जिसको छोटा f से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वाला दूरी। ठीक है, यहाँ वही बात बोल रहा है। और यहाँ एक नोट में बताया गया कि वक्रता त्रिज्या से फोकस दूरी दोगुनी होती है। ऐसे भी लोग जानते हैं कि त्रिज्या तो भाई बड़ा ही होगा, है ना। तो जिसे हम लोग कैसे बोलते हैं कि व्यास का आधा होता है कौन, त्रिज्या। बस अब यहाँ समझ लेना है कि त्रिज्या का आधा होता है त्रिज्या का आधा होता है फोकस दूरी। क्योंकि देखो त्रिज्या जो होता है वो दोगुना होता है फोकस दूरी से। अगर हम यहाँ से f निकालना चाहेंगे, देखो r बराबर 2f लिखा लेना, तो हम यहाँ से अगर f निकालेंगे तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, f इक्वल टू ये 2 डिवाइड में चला जाएगा तो क्या बोलेंगे, r/2। क्या बोलेंगे, r/2। तो हम अभी यही बतिया बोल रहे थे कि व्यास का आधा होता है त्रिज्या, और फिर देखो त्रिज्या का आधा करते हैं तो बनता है फोकस दूरी। समझ रहे हो ना। तो इसको याद रखना है, ये सब हम लोग को बहुत काम देगा। अभी जब लोग इससे न्यूमेरिकल बनाएंगे ना तो उस समय ये काम देगा, इसीलिए इसको हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी तक में क्या क्या पढ़े, गोलीय दर्पण के बारे में पढ़े, है ना, उसके प्रकार पढ़े, और फिर उत्तल दर्पण के बारे में पढ़े, उसके मुख्य पदों के बारे में जाने। अब हम लोग जानने वाले हैं कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब यानी कि जो हम लोग जैसे सपोज करो हम लोग जैसे दर्पण के सामने खड़ा होते हैं ना, तो खड़ा होते तो हम लोग का चेहरा दिखता है दर्पण में, जिससे तो हम लोग हो गए बिंब यानी कि वस्तु। हाँ, और दर्पण में जो दिख रहा है ना, हम ही लोग का जो छाया या प्रतिछाया जो दिख रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का मतलब होता है इमेज। क्या होता है, इमेज। हाँ, और बिंब यानी कि ऑब्जेक्ट जो हम लोग रहेंगे या कोई भी वस्तु रहेगा। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब प्रकृति एवं उपयोग। देखो समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति होना चाहिए ना, प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में जानेंगे और उसका उपयोग जानेंगे कि समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहले तो प्रकृति जानते हैं, यानी दर्पण का जो प्रतिबिंब होगा उसका क्या प्रकृति रहेगा, किस तरह का बनेगा। तो पहला पॉइंट है कि प्रतिबिंब आभासी रहता है। आभासी यानी कि बता देते हैं, इसका मतलब वर्ड समझिए। आभासी का मतलब हो गया कि इसको वापस हम लोग किसी पर्दे में या स्क्रीन में उतार नहीं सकते हैं। मतलब जैसे अगर हम दर्पण के सामने खड़ा हैं तो क्या मेरा फोटो वापस फिर किसी दीवार में बनता है वहाँ से टकरा कर? नहीं। लेकिन जैसे लाइट मारते हैं तो लाइट वहाँ से टकरा के वापस कहीं बनता है ना। लेकिन क्या साथ में हम लोग का फोटो कहीं बनता है? नहीं बनता है। तो आभासी का मतलब यही हो रहा है कि वहाँ आभास किया जा रहा है, मतलब इमेजिनेशन किया जा रहा है। और सीधा का मतलब जैसा तुम है वैसा ही बनेगा। ठीक है, एवं बिंब के बराबर प्रतिबिंब प्राप्त होता है, और जितना बड़ा हम लोग रहते हैं उतना ही बड़ा आकार दर्पण में भी बनता है, यानी कि साइज भी समतल दर्पण में सेम होता है। इसका आवर्धन जो होता है +1 होता है। ये आवर्धन के बारे में हम लोग जानेंगे जब न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे ना, तो बताएंगे आखिर आवर्धन होता क्या है। तो फिलहाल अभी ऐसे छोटा तौर पे ये समझ लो, आवर्धन जो होता है ना, अनुपात होता है। हाँ, बिंब की प्रतिबिंब की दूरी का और वस्तु का दूरी का क्या होता है, अनुपात होता है, और उसी अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, अब थोड़ा उपयोग समझ लेते हैं कि समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं। इसका उपयोग हम लोग चेहरा देखने के लिए करते हैं सबसे पहला। दूसरा, वैसे तीखे मार्ग जहाँ पर अधिक वाहन आते जाते रहते हैं, मोड़ वाले स्थान पर इसे लगाया जाता है ताकि चालक आसानी से दूसरे ओर की गाड़ी को देख सके। जैसे मान लो एकदम कोई घाटी उठी है ना, और सामने से कौन गाड़ी आ रहा है, मतलब अचानक मोड़ है, अब मोड़ है उधर से कौन गाड़ी आ रहा है मालूम नहीं, तो वैसे जगह क्या कर जाता है, समतल दर्पण खड़ा कर जाता है ताकि इधर से जाने वाला भी लोग भी उधर का दर्पणों में देख लेगा आराम से कौन आ रहा है नहीं आ रहा है, तो उससे एक्सीडेंट होने की संभावना कम होती है। इसलिए बोल रहा है तीखे मार्ग में जिसको लगाया जाता है। सैलून
दुकानों में भी दीवारों पे लगे होते हैं, जिससे सिर के पीछे के भाग को भी देख सकते हैं। देखा है ना, 2 को दर्पण लगाता है, एकदम सेम लगाता है, सेम एंगल में लगाता है, तभी हम लोग का बहुत सारा प्रतिबिंब दिखता है। बहुत। दुकानों, प्रदर्शन कक्ष आदि में लगाया जाता है, दुकान में भी लगाया जाता है, और जहाँ प्रदर्शन कक्ष यानी मेकअप वेकअप वाला रूम होता है वहाँ भी लगाया जाता है, और भी बहुत सारी जगहों में लगाया जाता है ना। ये हो गया समतल दर्पण की प्रकृति और उपयोग। अगला जो हम लोग का है वो उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति और उसका उपयोग को लिखने वाले हम लोग जानने वाले हैं कि उत्तल दर्पण में जो बने प्रतिबिंब है उसकी क्या क्या प्रकृति होती है। तो प्रकृति में हम लोग बात करेंगे 2 पॉइंट। पहला कि प्रतिबिंब जो होता है आभासी तथा सीधा होता है, और दूसरा इसका आकार यानी कि साइज जो होता है अत्यधिक छोटा या बिंदु साइज का होता है। मतलब उत्तल दर्पण के सामने अगर हम लोग खड़ा रहेंगे ना तो जितना हम लोग का आकार है ना उससे छोटा बनेगा। हाँ, उत्तल दर्पण। जैसे अगर चम्मच के पिछला साइड से हम लोग अपना चेहरा देखेंगे ना तो चेहरा छोटा दिखेगा, और चम्मच के अंदरला साइड से देखेंगे ना तो बड़ा दिखेगा। कभी तुम लोग ना ये जो हम लोग का गाड़ी का जो साइड मिरर होता है ना, साइड मिरर जो पीछे देखने का इस्तेमाल करते हैं हम लोग गाड़ी चलाने के टाइम, तो साइड मिरर वो जो होता है ना वो उत्तल दर्पण ही होता है। इसलिए देखना बड़ा बड़ा ट्रक गाड़ी सब दिखता है, पीछे छोटा दिखता है। तो पहला बोल रहा है कि प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होता है और इसका आकार जो होता है अत्यधिक छोटा होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो उसका उपयोग वाहन चालक की सुविधा के लिए हम लोग साइड मिरर यानी बैक मिरर के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। एक होता है सड़कों में गलियों में लगे बल्ब के ऊपर लगाए जाते हैं, है ना, बल्ब के ऊपर भी उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। प्रदर्शन कक्ष में छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला है कि अवतल दर्पण की प्रकृति। तो इसमें बोलता है वास्तविक एवं उल्टा बनता है। वास्तविक यानी जिसका हम लोग स्क्रीन पर उतार सकते हैं। उल्टा का मतलब हो गया कि भाई जिसका लेफ्ट राइट दिखेगा, ऐसा नहीं कि पैर ऊपर दिखेगा और माथा नीचे दिखेगा, ऐसा नहीं। अवतल दर्पण के उपयोग है ना, तो अवतल दर्पण का उपयोग में क्या है कि सोलर कुकर या फिर सौर भट्टी में सूर्य के प्रकाश को अभिसारित करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी सोलर कुकर वो कुकर होता है जहाँ सूर्य की रोशनी से गर्म हो जाता है और खाना पकता है। नाक, कान या गले की आंतरिक जो भाग है उसको जांच करने में डॉक्टर इस्तेमाल करता है। और भी है कि चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब हेतु इसे दाढ़ी बनाने में सुविधा होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हेडलाइट हो, टॉर्च हो, टेबल लैंप हो इत्यादि में परावर्तन के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। दांत के डॉक्टर दांत को स्पष्ट देखने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। दूरदर्शी को बनाने में यानी दूर की चीज़ों को देखने में इसका इस्तेमाल होता है। प्रदर्शन कक्ष में विभिन्न आकार के प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का अब तक क्या हो गया कि समतल दर्पण का प्रकृति, फिर उसका उपयोग, उत्तल दर्पण का प्रकृति, उत्तल दर्पण का उपयोग और अवतल दर्पण की प्रकृति और अवतल दर्पण का उपयोग जाने। ठीक है, तो अगला दिन हम लोग क्या करेंगे, जो भी बात आ रहा था ना, 2 चीज़ आ रहा था कि ये आभासी और वास्तविक क्या होता है। जो एक वर्ड आ रहा था आभासी और वास्तविक, तो हम लोग इसी के बारे में अच्छे से जानेंगे कि आखिर ये आभासी का पूरा अर्थ क्या होता है और वास्तविक प्रतिबिंब का अर्थ क्या होता है। तो इसको हम लोग ना नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, अब तक यहाँ तक कर लेते हैं। चलो।